खबासत चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी लेटेस्ट अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज खबरें इस तरह की हैं कि जिसमें आप पढ़ के शायद ये कंफ्यूज ही होंगे कि इस जंग में बनने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है। आया कि सुलह होने जा रही है, आया कि ये जंग आगे बढ़ने जा रही है। रोज एक की तरफ से धमकी आती है, उसका जवाब फिर दूसरे की तरफ से आ जाता है। और जितना सवाल खौफनाक होता है उससे ज्यादा जवाब खौफनाक होता है आगे से। तो ये डिटेल्स होंगी आज की। सबसे पहला तो ये होगा जी, इसराइल का डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है ईरान ने। ये वाकई खबर है। पहले तो इस तरह की खबरें ईरानी मीडिया दे रहा है, लेकिन अब जो चीजें हमने इकट्ठी की और देखा तो पता चला ये बात ठीक है। इसका बाकायदा सबूत आपको देंगे कि ये किस तरह से हुआ। फिर आपको ये बताएंगे अबनाए हुर्मस को बंद रखा जाएगा। अब याद रखिए, अबनाए हुर्मस बंद रहेगी तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। और तेल की कीमतों पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनके ऊपर शुरू हो जाती है कि ये देखो तुम्हारी वजह से हो रहा है। और वो कहते हैं कि मैं कीमतें ऊपर नहीं जाने दूंगा, रिकॉर्ड कम हो जाएगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप माहिर हैं झूठ बोलने में और यू टर्न लेने में। पर उससे अगला ये होगा जी कि अमरीकी बहरिया ने तहफुज देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम हर उस बहरी जहाज को तहफुज देंगे जो अबनाए हुर्मस से गुजरेगा। भाग गए वहां से। अच्छा, फिर आपको अगली खबर बताएंगे जी कि अमरीकी बहरी बेड़ा, उसमें आग लग गई। और ये आग ऐसे नहीं लगी, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि हमला हुआ, वो बड़े बड़े दिफाई निजाम और वो सब कुछ। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये है, दुनिया का सबसे बड़ा हाँ, बहरी बेड़ा। पहले इनका वॉशरूम खराब हुआ था, इस दफा सीधा ही कुछ लग गया। तो ये आपको बताएंगे ये क्या है। उसके बाद आपको फिर ये बताएंगे जी कि 30 मिनट में हम पूरे खित्ते की ऐसी की तैसी करके रख देंगे। ये ईरान ने बोला है, लेकिन इसकी धमकी दी थी अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर हम तुम्हारा ये करेंगे, तो ईरान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी 30 मिनट में हम ये कर देंगे। तो ये बड़ी एक जबरदस्त खबर तो नहीं है, बहुत परेशान कुन खबर है। अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो यकीन माने बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो हम जंग देख के रोजाना फैसले कर रहे हैं ना, हमारी अपनी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि हमें अपना ही होश नहीं होगा उसके बाद। फिर आपको ये बताएंगे जी मुस्तफा खamenei साहब ने अमेरिका को एक डायरेक्ट धमकी दी है, ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि कौन सी वेव इस वक्त चल रही है और किस किस्म के हथियार ईरान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब का हंगामी दौरा, इसकी आखिर रीजन क्या है। और फिर रॉयटर्स ने खबर दे दी है, वो खबर वाकई ऐसी है जो हम आपको पहले से बताते आ रहे थे, लेकिन यकीन माने अमेरिका यहां से खत्म शुद्ध। इस तरह के हालात होंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब से पूछता हूं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हुआ। अब देखें, ईरान जो है वो बार बार ये कह रहा था कि हमने सबसे पहले उनके डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं अमेरिका के, और इसराइल का ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ था। बल्कि जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, ईरानी पार्लियामेंट के, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारा जो पहला हमला था, ये शुरू के जो हमले थे, उसका सिर्फ मकसद यही था कि इनके जो डिफेंस सिस्टम सबको उड़ा दिया जाए। और अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम जहाँ चाहते हैं हम वहाँ पे अटैक कर देते हैं और अटैक कर सकते हैं, और इसका ये जवाब नहीं दे पाते। अब इनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से खामोशी थी, और वो कोई इसका जवाब नहीं देते थे। जैसे कहते दाएं बाएं हो जाना, तो दाएं बाएं हो जाते थे वो। लेकिन आज एक खबर आई है, और खबर बड़ी दिलचस्प है। खबर ये है कि जनूबी कोरिया के अंदर इनका थॉट सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का। इसने वहां से जनूबी कोरिया से थॉट सिस्टम निकाला है और निकाल के उसे तल अवीव के हवाले कर दिया, नहीं इसराइल के हवाले कर दिया, और कहा है जी कि इसको फौरी तौर पे वहां पे लगाया जाए। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उसके साथ जितने दूसरे आलात हैं वो भी सारे निकाल लिए वहां से। और अपने जो फौजी हैं, सोल्जर हैं जनूबी कोरिया के अंदर, उन सबको निकाल के कहा है कि फौरी तौर पे इसराइल पहुंचे। और उन्होंने जहाज के ऊपर ये लाद के सारा सामान जो है वो इसराइल पहुंचा दिया। ठीक है। और वहां पे अब ये थॉट सिस्टम जो है लग रहा है, ये डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिकन है, और जो हिफाजत करता है कि जब भी आपके ऊपर अटैक हो तो नीचे से न्यूट्रलाइज करता है उनको, जो जैसे कहते हैं इंटरसेप्ट करता है, ये और पहले से सिस्टम इतला देता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है ठीक ये। है। ये सिस्टम अमेरिका ने दिया हुआ था पहले कोरिया को, देखिए, उसके दिफा के नहीं, लिए। उसने दिया किसी जगह नहीं था। अमेरिकन जो है ना, उसने अड्डे बनाए हुए मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा। और जो चाइनीज सी है ना, उस साइड पे जनूबी कोरिया के अंदर इनका बहुत बड़ा बेस है एक। ठीक है। और वहां से पूरे खित्ते को ये देखते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कतर के अंदर एक बहुत बड़ा बेस बनाया हुआ है, जिसमें 22,000 सोल्जर रहते हैं इनके, और सारे इनके सिस्टम है यहाँ पे। बिल्कुल इसी टाइप के इन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर वहां पे अपने बेसिस बनाए हुए हैं। तो जनूबी कोरिया के अंदर बेस है, उसकी वजह यह है कि शुमाली कोरिया से खतरा है जनूबी कोरिया को, बबलू से। किम जोंग से। और साथ साथ चाइना, ठीक। ताकि चाइना के ऊपर भी जरा प्रेशर रहे। ठीक है। और साथ ये थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड को भी कवर करें, फिर वियतनाम को भी कवर करें, फिर शुमाली कोरिया जो है उसको भी जरा आंखें दिखाते रहें। तो उसके लिए इन्होंने वहां पे बेस बनाया हुआ है। ठीक है। पर वहां पे ये थॉट सिस्टम है। और इसी टाइप का सिस्टम जो है कतर के अंदर भी है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी है। जो सऊदी अरेबिया फौरी तौर पर इंटरसेप्ट करता है ना, इसी सिस्टम के तहत करता ठीक है। है। तो इसने अरबों को भी दिया, अरबों को बेचा हुआ है, और जनूबी कोरिया के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जब ये रखते हैं, बेस बनाते हैं, तो ये किराया भी वसूल करते हैं उसका। ऐसा नहीं है कि फ्री कर देते हैं। मसलन अच्छा। जापान जो था उसने सरेंडर किया 1945 में, और उसके बाद अमेरिका ने उसकी जो जिम्मेदारी कबूल कर ली कि हम आपका डिफेंस करेंगे, आपने फौज नहीं बनानी। ठीक है। ना आपने फौज बनानी है, ना आपने एयरफोर्स बनानी है, ना आपने नेवी बनानी है। तो आइंदा हम आपकी हिफाजत किया करें। हम आपके दुश्मन हैं और हम आपकी हिफाजत करेंगे। हमने आपको तबाह किया है, अच्छा। हम ही से आपको खतरा है, हम्म। हम ही आपकी हिफाजत करेंगे। वाह। और 1945 से लेकर आज तक जापान जो हर साल $10 बिलियन देता है अमेरिका को अच्छा। इस चीज़ पे। जगह टैक्स ले रहे हैं। वो बस ओके, हम आपके पास बैठे हैं। और साथ पूरा एक बेस दिया हुआ उन्होंने, पूरा एक कंटोनमेंट दिया हुआ है, कई कंटोनमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें अमेरिकन हैं, उनकी तनख्वाहें दी जाती है, उनकी टेक केयर की जाती है वहाँ पे, उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और वो वहाँ रहते हैं। और हर साल जापान जो है वो
$10 बिलियन भी उनको देता है। बिल्कुल इट्स सही, टू मच है, बड़ी रकम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है अपनी फौज भी नहीं पालते और कुछ भी नहीं रखते। अच्छा चोर साहब, और अगर जापान के ऊपर अटैक हो जाए हम्म, तो उसी तरह होना है जिस तरह अरबों का हुआ है अरबों कि को वो निकल जाएंगे निकलेंगे, वहां से। उनको नीचे अपना खुद दिफा करो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये किम जोन को अगर अचानक कुछ मसला हो गया और उसने पंगे शुरू कर दिए तो उसे कौन रोकेगा? ये असल में जो नॉर्थ कोरिया था ना उसको इसी सिस्टम ने रोका हुआ था, इन्हीं सोल्जर्स ने रोका हुआ था। हम्म, और जो किम जोन है वो है बड़ा अजीबोगरीब आदमी है, वो वैसे ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। कर रहा है। और चाइना ने अब उसके साथ ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी क्योंकि वहाँ पे चाइना से एक ट्रेन जाती होती थी ठीक है। और वो वाहिद रास्ता था नॉर्थ कोरिया के साथ जो हम्म, कनेक्शन है। और बाकी जो एयर का कनेक्शन है, जो फिजाई कनेक्शन है, वो भी चाइना से था। इसके अलावा किसी और मुल्क को वो वहाँ पे लैंड भी नहीं करने देता। ठीक है। तो अब वो जब कोरोना आया तो उस दौरान वो ट्रेन सर्विस बंद हो गई, अब ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो रही है। ठीक है। तो अब जो क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो भी कनेक्टेड हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया ने बल्कि पिछले दिनों 2 दिन पहले उसने एक मिसाइल जो है टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर का ऊपर अच्छा। वार करने वाला समुद्र के अंदर से उसने हम्म, उसको चेक किया और ठीक है। दुनिया को दिखाया कि हम भी हैं यार, आप उधर देख रहे हो, हम भी हैं। अब ठीक अगर है। उसके पास बड़ा गोल्डन टाइम है, अगर वो थोड़ी सी छेड़छाड़ करना चाहें तो अपने मिसाइलों को वैसे निकाल के धूप लगा दे, उसको पॉलिश करना शुरू कर दे, वो इस टाइप के वो हरकतें करता रहता है। तो इधर ट्रम्प या को बुखार मिसाइल हो जाए। सारे जो है ना वो एक लाइन में कतार में खड़ा करके अपने कुत्ते छोड़ दे उनके ऊपर, वो खेलना शुरू कर दे, उसकी तस्वीर लॉन्च कर दे कि ये देखो जी मैं करने लगा हूँ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जनूबी कोरिया के लिए मिसाइल पैदा हो जाएंगे। जनूबी कोरिया जो है ना उसका डिफेंस अमेरिकन के पास है, हम्म, उसके पास ना कोई और वेपन्स हैं ना कोई बड़ी फौज है। हम्म, अमेरिकन ही उसको गार्ड करते हैं, अमेरिकन ही उनकी इकोनॉमी चलाते हैं। बिल्कुल तो सही। उनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। अब सही। नॉर्थ कोरिया के पास बड़ा अच्छा एक मौका है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंगा कर कि सकते वो हैं। पंगा कर दे। और बिल्कुल अगर सही। उसने उस साइड पे पंगा कर दिया तो अमेरिका फंस जाएगा बिल्कुल और सही। इसराइल भी फंस जाएगा क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी कि आप इधर लड़ें या उधर लड़ें। ओके, ओके, चलें। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जी शैतान याहू को आपने देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे उसे गार्ड कर रहा है इस वक्त बैठा हुआ। अब 2 टॉपिक में आगे मिलाने वाला हूं। वो है जी अबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा जाएगा, ये ईरान की तरफ से मुख्तलिफ बयानात आए हैं और बड़े सॉलिड बयानात हैं। जबकि अमेरिकी बहरिया ने कहा था कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे ताकि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल रहें और हम तो बड़े हैं, हम तो यहां से जहाज गुजार के दिखाएंगे। तो ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं इस टॉपिक। अब देखिए, एक तो अपना हुर्मुज़ जो था उसको ज़ाहिर बंद किया हुआ है जो ईरानी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, लेकिन अब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब की ऑडियो भी आ गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, उन्होंने सुप्रीम लीडर बनने के बाद ही जारी किया। हम्म, और उसके बाद पासदारान जो उनके ज़ाहिर मातहत हैं, डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, हम्म, पासदारान ने ऐलान कर दिया कि अपना हुर्मुज़ बंद रहेगा। हम्म, और ये इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम दुश्मन को शदीद ज़रबें लगाएंगे हम्म, और ये अब नहीं खुल सकता क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर ने हुक्म कर दिया। ठीक है। अब ये मेन नर्व है पूरी दुनिया का और यही वो वाहिद चीज़ है जिससे अमेरिका बहुत घबराता है। हम्म, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितना प्रेशर है पूरी दुनिया का वो सिर्फ आपने हुर्मुज़ की वजह से। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कहीं से कहीं चली गई, आज तो फिर $100 क्रॉस कर लिया क्रॉस उसने। कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के अंदर जितने रिजर्व्स रखे हुए मुल्कों ने हम्म, उसको बाहर निकालें और उसका फायदा ये होगा कि तरह मैनिपुलेट किया जा सके ऑयल की कीमत को, वो ज़्यादा ऊपर ना जाए। कंट्रोल रखें। बल्कि जो जापान है उसने आज ऐलान कर दिया है कि 45 करोड़ लीटर जो उनका रिजर्व में पड़ा हुआ था पेट्रोल, उन्होंने उसको ओपन कर दिया, अच्छा। उसको मार्केट में फेंक रहे हैं वो। ओके। इसी तरह अमेरिका जो है वो भी कर रहा है। और फिर एक इंटरनेशनल बॉडी है एनर्जी की जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया में और इसीलिए बनाई गई थी कि वो कंट्रोल कर सके प्राइसेस को। वो भी ऑयल जो है वो रिलीज़ कर रहा है, तो उससे उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो दूसरी साइड पे जो ईरान है वो कह रहा है कि जनाब जो मर्जी कर लें, यहाँ से पेट्रोल नहीं जाएगा। अब इशू फिर वही है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसकी रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। ये होता है ना रोटी कपड़ा और मकान, ये इसमें पेट्रोल रोटी कपड़ा और मकान, सही। क्योंकि उसके बगैर सोशल ज़िंदगी नहीं चल सकती, आपकी सिविलाइजेशन नहीं चल सकती। हम्म, तो आपको रोज़ाना इसकी सप्लाई चाहिए। अब अगर आपना हुर्मुज़ बंद रहती है तो सप्लाई तो बंद है और उससे आप ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो आज जब ईरान ने अपनी पॉलिसी दे दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका फंस गया हुआ है इस सारे मामले में। इसके साथ इससे पहले जब आपने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया था तो अमेरिकन नेवी जो थी उसने ऐलान किया था कि हम गार्ड करेंगे हम्म, और हम जहाज़ों की हिफाजत करेंगे। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, खुद व्हाइट हाउस ने भी कहा था हम्म, कि बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ से जहाज़ गुजरेंगे, कोई इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हम्म, फिर जो उनके वज़ीर तवानाई हैं हम्म, क्रिस राइट, उसने भी एक ट्वीट की, उसने कहा कि जी हमारी नेवी वहाँ पे है, जहाज़ों को कहा कि चलें आप, कोई मसला नहीं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो डिलीट कर दी, उसके बाद वो ट्वीट। और फिर ये थाईलैंड का जहाज़ परसों वहाँ से गुजर रहा था, ईरानियों ने मार दिया उसको आग लग गई। और वहाँ जो अमला था 23 लोग थे उसके अंदर, उन्होंने फ़ौरन अमेरिकन नेवी से रब्ता किया, जो करीब तरीन उनका इब्राहिम लिंकन है, उससे रब्ता किया। तो उस पे उन्होंने जो मैसेज जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उसने कहा इट्स टू रिस्की, अच्छा। कि आपको बचाना हमारे लिए बड़ा रिस्की है। बड़े बहादुर हैं। अब वो अरब मुल्कों के जो लोग थे उन्होंने जाकर उनको बचाया 23 को, ठीक है, और ठीक है। ईरानियंस ने उनको अलाउ किया कि आप इनको बचा लें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टैंकर रोकना था। उन्हें अटैक कर रोकना था। ठीक है। तो अब ये जो ईरान है वो कह रहा है भाई ये गलतफहमी में ना रहें, हमने यहाँ से किसी को गुजरने देना, आप 1 लीटर पेट्रोल भी यहाँ से ज़रा निकाल के दिखाएं ज़रा। तो ईरान बार बार ये कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है जी कि हमने 16 माइंस जो हैं वो निकाल दिए हैं, 16 कश्तियाँ जो हैं जिसके अंदर बारूद लदा हुआ है,
हमने वो न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डरते हैं। अगर इतने बहादुर हैं तो ले जाएं अपना इब्राहिम लिंकन जो है उसको वहाँ गुजार दे, जेराल्ड फोर्ड जो है उनका बैरी बेड़ा जरा गुजार के दिखाएं वहाँ पे, अपनी नेवी को वैसे भेजें। नहीं भेजेंगे क्योंकि ये ट्रैप है। आप नए हुरमस में ये गए नहीं और फंसे नहीं, वहां से ये निकल नहीं सकेंगे। बिल्कुल तंग सी यार वो है इसमें 45 किलोमीटर गालबन टोटल उसकी चौड़ाई जो। थे। और बिल्कुल अमेरिका ने जो ईरान है उसने उस साइड पे सारे मिसाइल्स लगाए हुए हैं और दूसरी उन्होंने छोटी बोट्स बनाई हुई हैं जिनके अंदर बारूद भरा हुआ है और माइंस लगे माइंस लगे जो उन्होंने नीचे लगा दिए और अंडर वाटर ड्रोन अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं उनके पास। उन्होंने तबाही फेर देनी है। वो चाहते हैं, वो बार बार जो ईरान कह रहा है ना कि अगर अपने बाप के बेटे हो तो जरा पंजाबी का होता है ना, अगर तू प्यो होता तो आगे से अमेरिका कह रहा है नहीं मैं नहीं आप नए हुरमस कहते हैं आग ना रहते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये ट्रैप है, ये बिल्कुल उसी तरह ट्रैप है जैसे जो इब्राहिम ये अगर माजी में चले जाओ ना आप थोड़ा सा, अगर माजी में चले जाओ तो जिस तरह जो फ्रेंच फौज जो थी फंसी थी रशिया के अंदर, उन्होंने रशियन से कहा आ जा भाई, और पीछे हटते गए नेपोलियन बोनापार्ट की 6 लाख फौज थी, 10,000 बंदा बच गया था। अच्छा, मर गए सारे के सारे, ट्रैप में फंसा लिया। ट्रैप में फंसा लिया। तो इसी तरह ये एक ट्रैप है, इसके अंदर फंसे नहीं और ये गए नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसके अंदर पाँव नहीं रख रहा बिल्कुल। लेकिन अब जाहिर है बल्कि कल जो था ना ईरान ने ये कहा था कि ये जो 2 या 3 जहाज हमने मारे हैं इसके ऊपर जो अटैक किया है ये इस गलत फहमी में थे कि अमेरिका इनको आके बचा लेगा। तो आपको गलत फहमी है, हमसे पूछ के जाना है आपने। बल्कि आज तो उन्होंने कहा कि आपको इजाजतनामा लेना पड़ेगा हमसे, इजाजतनामा लेना पड़ेगा, बिल्कुल बात की उन्होंने, बिल्कुल और सही। बांग्लादेश को उन्होंने अलाउ कर दिया। हाँ, जिसका उन्हें दिल करेगा, जिसके ताल्लुकात ठीक हैं वो जाने देंगे उस पाकिस्तान को भी अलाउ कर देंगे। पाकिस्तान को तो अगर अमेरिका इजाजत मांगेगा तो क्या होगा? अमेरिका वैसे पेट्रोल यहाँ से लेके भी नहीं जाता, उसका पास अपना बड़ा है। एक बार ट्राई करके देख लें। नहीं। चले अब चलते हैं जी अगली खबर पे। नेक्स्ट खबर वो है जो मैंने हेडलाइन में नहीं बताई थी और बहुत बड़ी खबर है, वो ये है जी कि ईरान में एक मौजज़ा हुआ है और वो ये अचानक एक खबर सामने आई है। हम खुद देख के परेशान हो गए कि ये किस तरह से, पहले ईरानी मीडिया ने ही ये खबर दी थी, अब उसके ऑपोजिट कुछ आ गया। जानते हैं ये क्या। अली खामनाई साहब, जो आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो शहीद हैं, उनकी जो बेगम है उनके बारे में शुरू में ये खबर आई थी कि वो साथ ही शहीद होगी, बल्कि उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो शहीद हुई। फिर उनकी बहू जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब की अहलिया हैं उनकी शहादत की खबर आई। फिर उनके पोते की खबर आई, जो मुज्तबा खामनाई साहब का बेटा है उसकी आई, अहलिया की खबर आई। तो आज ये पता चला है कि उनकी अहलिया हयात हैं। अच्छा। और वो शहीद नहीं हुई इसमें। ठीक है। और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मंसूरा खजस्ता बाकिरजादा, बाकरजादे ये उनका नाम है और वो हयात हैं। जख्मी हुई थी, जख्मी हुई थी उसमें, जख्मी हुई थी लेकिन वो हयात। क्योंकि अटैक ज़्यादा खौफनाक था तो उसमें थोड़े से फासले पे थी वो, और इसलिए वो जख्मी हुई, लेकिन हयात हैं और बिल्कुल सेहतमंद। अच्छा चोई साहब, इस खबर के बाद एक और बीच में गोई होनी शुरू हो गई। वो कहते हैं कि हो सकता है खामनाई साहब भी जिंदा हैं लेकिन जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा नहीं, था, ऐसा दोबारा हमला करने नहीं, की मुमकिन कोशिश नहीं है, क्योंकि 2 वजूहात हैं। एक तो उनका जनाजा हुआ है और दूसरा ये है कि उनकी जगह नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, तो जब एक बंदा हयात हो तो फिर इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर फर्ज करें कि ये वो हयात होते और उन्होंने खबर छुपानी होती तो नए लीडर जो था उसका इन्होंने इंतजार करना था, कहना था जी अभी हम सोच रहे हैं, अभी ये फैसला नहीं हो रहा। तो ये जो जल्दी फैसला कर लिया कि इसका मतलब ये है कि वाकई वो शहीद हो चुके हैं। ठीक है, चले अब चलते हैं जी अगली खबर पे। अमरीकी बहरी बेड़े के साथ क्या हुआ? अमरीकी बहरी बेड़ा जी सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है जिसको कहते हैं जेराल्ड फोर्ड इनके प्रेसिडेंट थे, उनके नाम के ऊपर बना हुआ है। इब्राहिम लिंकन जो इनका बहरी बेड़ा है वो दुनिया का दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा है, और जेराल्ड फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी। और वेनेजुएला के अंदर जो उन्होंने ऑपरेशन किया था इसी के जरिए किया था। ये लेट इसलिए पहुंचा कि वेनेजुएला से निकलना था इसको, आने में बहुत टाइम लग गया इसको, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। 5,000 के करीब यहाँ मुलाजम है इसके अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि 5,000 लोग जो हैं उसके अंदर रह रहे हैं। उनकी अकोमोडेशन है, फिर उनके इक्विपमेंट्स हैं, फिर उनके बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं सारी। अगर फ़र्ज़ कर लो कि एक आदमी है तो उसके पास एक गन होगी तो 5,000 गन्स भी होंगी फिर वहाँ पे। फिर इसके ऊपर जहाज़ उतर सकते हैं, फिर जहाज़ इसके ऊपर से फ्लाई कर सकते हैं। फिर इसके पास जो है अपना मिसाइल सिस्टम है, 3 किस्म के 70 मिसाइल प्लस जहाज तो चोई साहब इसके ऊपर खड़े हुए हैं, 4600 लोग इसके ऊपर तैनात हैं, मुकम्मल। तैनात। और दूसरा ये है कि इसका अपना मिसाइल सिस्टम है, इसका अपना डिफेंस सिस्टम है, इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसके अंदर बहुत बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं। तो जेराल्ड फोर्ड जो है, इससे पहले इसकी खबर आई थी कि जी इसके वाशरूम जो चोक हो गए हैं, और वो बाकायदा वीडियोस आई और अमेरिकन मीडिया के अंदर वीडियोस आई। उसके बाद वहीं से पूरी दुनिया को पता चला कि इनका जो वाशरूम का मसला है, अब उसके अंदर आग लग गई। अब ये जो आग लगी है उसमें 2 इनके सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। अमेरिकन मीडिया जी कह रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि लॉन्ड्री रूम था उसके अंदर आग बढ़ पड़ी और उसको फिर हमने ठीक कर लिया और जो सोल्जर्स हैं उनकी मरहम पट्टी कर दी गई। ईरानी जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमने इसके ऊपर हमला किया और हमला करके ना ये बिल्कुल इसको डैमेज किया है, और अब ये वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन अब इतना ह्यूज है कि अगर उसके अंदर कोई हमला किया भी गया है तो सारे एक आध सेक्शन ही उसका तबाह हुआ होगा। लेकिन किसी जंगी बेड़े का, बहरी बेड़े का तबाह हो जाना या उसके छोटे से पोर्शन का तबाह हो जाना भी बहुत बड़ा लॉस होता है। रॉकेट या आप फिर मिसाइल उसको अपडेट नहीं कर सकते फिर इतना। चोई साहब, रॉकेट या मिसाइल पहुंच जाना ही उनकी मिथ को तोड़ देता है, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ तक पहुंच ही कुछ नहीं सकता। हो सकता है रॉकेट या मिसाइल ना हुआ, कोई बोट के जरिए उन्होंने कर दिया अटैक, या कोई माइंस के जरिए कर दिया, कुछ ना कुछ किया है उन्होंने। ठीक है। जो क्लेम कर रहे थे, बल्कि उन्होंने सुबह से क्लेम करना शुरू किया हुआ था। ये जो खबर है ये बाद में आई,
कि जी वो जंगी जो पहली पेड़ा है उसके अंदर आग लग गई। आग लगी, इन्होंने बताया, इन्होंने तो यही कहा ना कि आग लगी और हमारे वो लॉन्ड्री रूम, मतलब कपड़े धोते हुए क्या फंस गए थे, क्या कर रहे थे? नहीं होता है लॉन्ड्री रूम के अंदर, ज़ाहिर है फिर मशीनें ख़राब भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम है बड़े तेज़ होते हैं। चलें, अब चलें। चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। अगली स्टोरी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है। अमेरिका ने धमकी दी ईरान को। ईरान की तरफ से मुँह तोड़ जवाब आया, ये बिजली टू बिजली था, तुम हमारी बिजली लोगे तो हम तुम्हारी भी नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं ये क्या? अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ऐलान किया, उसने कहा जी कि हम उनका जो बिजली का सिस्टम है ईरान का, वो हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है, हम 30 मिनट में पूरे ईरान की बिजली बंद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं उनका सिस्टम। और उस सिस्टम को बनाने में फिर उनको 25 साल लगेंगे। ठीक है। जो सारे बिजली के सिस्टम को डेवलप करने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ जी। डैम है, बस पाकिस्तान ने डैम बनाए हैं, देखो 50 साल लगे उनको। सही। तो अब अगर खुदा ना खासा ये टूट जाते हैं तो पाकिस्तान को तो फिर दोबारा उसको बनाने में बड़ा टाइम लगेगा और पैसा भी बहुत चाहिए होगा, फिर डैमेज बहुत ज़्यादा, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसने कहा जी वो जो उनका सेंट्रल सिस्टम है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे सामने है, तो हम उसको उड़ा सकते हैं। उसका जवाब लारीजानी साहब ने दिया, उसने कहा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम 30 मिनट के अंदर अंदर ये जो पूरा खिता है उसको बिल्कुल अंधेरे में डुबो दें, सबकी बिजली उड़ा दें। सबकी बिजली उड़ा दें। यानी ये सारे गल्फ कंट्रीज हुए हैं उनका, अच्छा जो गल्फ कंट्रीज है ना उनका जो बिजली का सिस्टम है ज़्यादा फ्रेजाइल है। उसकी वजह सारा जो है ना वो फर्नेस ऑयल पे बन रही है। ओके। उनकी सारी फर्नेस ऑयल पे बन रही है, और जो ईरान के अंदर है ना वो तकरीबन 50-50 है, यानी गैस और जो ऑयल है उससे, और जो बाकी वो पानी से भी बना रहे हैं। अच्छा। उनके पास पानी बहुत है ईरान के पास। ईरान के पास। ठीक है, लेकिन अरब ममालिक के पास तेल ज़्यादा है और पानी का मसला है। पानी है नहीं वहाँ पे, ओके। पानी है नहीं, तो इस वजह से वो सारे के सारे जो गैस पे बना रहे हैं या फिर उसको फर्नेस ऑयल पे बना रहे हैं। बिल्कुल और ठीक। फर्नेस ऑयल के प्लांट को हिट करना बहुत आसान काम होता है क्योंकि वो एक ही जगह पे होता है, प्रिसाइज होता है, उसके ऊपर एक आपने मिसाइल मारना है, उसके बाद उड़ जाना है उसने। चलें, और वो ठीक डिफेंस सिस्टम जो है ना उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता। पानी का ये होता है कि सारे उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास डैम किसी जगह पे है, बिजली किसी जगह बन रही है, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन किसी और जगह पे, तो आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। सही, लेकिन जहाँ सही। पे फर्नेस ऑयल के होते हैं ना उसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वो डायरेक्ट बिजली। तो वो इसलिए उसने अली लारीजानी ने कहा कि भाई अगर आपने ये सोचा तो खड़का देंगे हम आपको 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर अंदर। बिल्कुल साथ उन्होंने कहा जी जब हम ये करेंगे तो अमेरिकी फौजियों को पनाह लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर अंधेरा हो जाएगा तो कहाँ जाके छुपोगे आप लोग। तो धमकी बड़ी है। सोच लो आप। सोच ठीक है। अच्छा चलें जी, 42वीं वेव स्टार्ट हुई है, किस किस्म का असला है ये बता दें। अब यार इसमें लहर जो है ईरान ने स्टार्ट कर दी है, और उसके अंदर क्लस्टर बम्स हैं, फिर क्लस्टर बम्स हैं वार हेड के तौर पे, और हाइपरसोनिक जो उनके मिसाइल्स हैं वो चलाए गए हैं, और इनके टारगेट जो हैं तल अवीव है, एक इनका हिफा है, और फिर यरूशलेम है, और साथ साथ जो ईरान के अपने बेसिस हैं सारे अरब मुल्कों के अंदर, अमेरिका के जो बेस। अमेरिका के बेस, मैं चाहता हूँ जो अमेरिका के बेस हैं उसको टारगेट किया ईरान ने। ठीक है। तो अब ये जो 42वीं लहर जारी है, सुबह तक इसकी रिपोर्ट आएगी कि क्या सूरत है। ठीक लेकिन जो तल अवीव की सूरत है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि वहाँ जब भी कोई इस टाइप की एफर्ट होती है तो फौरी तौर पर सायरन बजते हैं, और इसके बाद लोग अपने बंकर से चले जाते हैं। ठीक है। लोगों की जान बच जाती है लेकिन बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने बंकर सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि लोग वहाँ पे बच जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। इस पूरी जंग के दरमियान जो तल अवीव के ऊपर अटैक हुए हैं वो 700 हैं। 700। 700। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है चौधरी साहब, मैंने ये नोट किया है कि ये जो ईरान के अंदर रहने वाले लोग हैं ना, ये खबरें बहुत कम लीक करते हैं या बिल्कुल नहीं बता रहे, या खबर देते हैं तो ऐसे शो करते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। ईरानी नहीं, नहीं, इसराइली। इसराइली, हाँ हाँ, वो एम्बार्गो है, पाबंदी है उस पर, और वो ठीक। लोग बड़े पक्के हैं, खौफजदा भी हैं, वो ठीक इस है। टाइप की कोई हरकत नहीं करते। बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा सिस्टम चल रहा है, सिर्फ स्कूल बंद है वहाँ पे, स्कूल बंद है, दफ्तर खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, और फ्लाइट्स भी उनकी चल रही हैं, ये है। लेकिन यूं ही ये कोई मिसाइल आता है तो फौरी तौर पे वो साइरन बजा के सारे अंदर चौधरी साहब चले सारा दिन तो ईरान उन्हें बजाता है, ये किस टाइम खोल लेते हैं दफ्तर और ये किस टाइम फ्लाइटें चला लेते हैं? मुझे लगता है झूठ बोल जाते। रहे हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि आप ना पिछले कोई 30-40 साल से 50 साल से देखें ना, अगर इसराइल के अंदर ये नॉर्मल सा बिहेवियर हो गया हुआ है। इसराइल में वो नॉर्मल हाँ, हो गया? अंडर अटैक है, हर वक्त ही अंडर अटैक है, कभी अंदर से कभी बाहर से, तो इस वजह से वो नॉर्मल सी उनकी चीज़ें हैं। मतलब पूरी दुनिया ईरान पे भेजती है, इसके सारी ऊपर लड़ना मैं चाहते हैं। डिटेल में बात करूंगा आपसे किसी ठीक वक्त, है। कि बेसिकली इसराइल है क्या, बना कैसे, ओके। उसका सिस्टम क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। चलें आगे चलें, चलें। ठीक है जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले बस इतनी बात कर दूं कि लानत है तुम पे सैतन याहू या शैतान याहू, अपने मुल्क की तुमने क्या हालत कर दी और पूरी दुनिया को तुम जानबूझ के आग में धकेलना चाहते हो, तो इससे बड़ी शैतान की निशानी और कोई नहीं हो सकती। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब का हंगामी दौरा चौधरी साहब क्यों है? शहबाज शरीफ साहब को अचानक बुलाया गया जी, वहाँ पे फील्ड मार्शल पहले से वहाँ पे हैं। सऊदी अरब जो है इस वक्त बड़ा परेशान है, सोच रहा है सूरत हाल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ईरान के प्रेसिडेंट से बात की थी, उन्होंने 3 शर्तें पेश की हैं, और 3 शर्तें लेके वो सऊदी अरब चले गए हैं। चंद घंटे वहाँ पे रहे हैं, वापसी का सफर उनका जारी है, पहुँचने वाले हैं पाकिस्तान में, और जो कल उनकी तरफ से जो ट्वीट की जाएगी उससे सब कुछ चीज़ें पता चलेंगे। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो अपने अड्डे समेटेगा इस सारे रीजन से। ठीक अरब है। जो है ना उसको उससे माफ़ी मांग लेंगे, और उसके बाद वो माफ़ी जब हो जाएगी वो वापस जाएंगे यहाँ से,
तो भाई पाक फौज है, तुर्किया फौज है और इजिप्शियन फौज है, 3 फौजें हैं जो इसकी जगह लेंगी और पाकिस्तान जो उसका किरदार जो होगा लीडिंग किरदार होगा। ओके, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बहुत अच्छा किरदार है, पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत स्ट्रांग होगा माशाल्लाह। और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना उसकी क़यादत भी करेगा। चौधरी साहब आप जब ऐसी बातें करते हैं ना तो ये जो बाहर बैठे हुए यूथिये हैं ना, मैं बाहर बैठे हुए लोगों को कभी नहीं कहता, बाहर बैठे हुए यूथिये जो कहने दो यार, पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं उन्हें कहने आग दे, लग जाती है कहने दे, क्या कि फर्क पड़ता है? पाकिस्तान के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? कहने दे क्या फर्क पड़ता है यार, वो वक्त साबित कर देगा। वक्त वक्त हर दफा साबित करता है, ये ढीठ है फिर भी नहीं मानते। ठीक है, कोई चलें फर्क जी। पड़ता है। चौधरी साहब एक मुज्तबा खamenei साहब ने अमेरिका को एक और धमकी भी दी है, जरा जी। उसके बारे में बताइए। मुश्तबा खामनेई साहब ने कहा जी कि मिडिल ईस्ट जो है यहाँ से अमेरिकी अपने इदारे बंद करें, अपने अड्डे उठाएं यहाँ से और निकल जाएं यहाँ से, वरना ये हमले जारी रहेंगे। वही है धमकी जो मेन है कि यहाँ से उन्हें अपने अड्डे वाइंड अप करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये बात चल रही है किसी न किसी जगह पे, तुर्किया भी कर रहा होगा, अब खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ईरान ने भी ऑप्शन दे दिया है कि आप इनको यहाँ से निकालें, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे जब, तो मेरा ख्याल है फिर अरबों के साथ मामला इनके सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, और रॉयटर्स के बारे में जो आखिरी हमारी स्टोरी है जो वही वो थोड़ा सा- यही है कि अरब ये फील कर रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अरब ये फील कर रहे हैं कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ इसराइल के ऊपर अपने आप को फोकस किया हुआ है, पैसे हमसे लेते रहे हैं, नखरे हमने आपके बर्दाश्त किए हैं, 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने हमसे ले ली हुई है और यहाँ पे आपने अड्डे भी बनाए हुए हैं और अपने डिफेंस सिस्टम भी बेचे हुए हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी है तो आपके सिस्टम काम नहीं कर रहे और जब आपकी मदद हमें चाहिए तो आप गायब हो गए हैं, तो हमें आपकी क्या जरूरत है। तो डेस्परेशन जो अरबों के अंदर ये है, तो अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को तब्दील करना है। राइटर्स ने भी यही लिखा है कि अपनी पॉलिसी जो है ना रीडिजाइन करेंगे। अब वो खिते के अंदर अमन चाहेंगे, ईरान के साथ मामला को सेटल करेंगे, पाकिस्तान और तुर्की की फौज को आगे लेके आएंगे और इन लोगों को यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात करना चाहता हूं कि मिलके रहिए, और मिलके रहने के लिए बहुत जरूरी है कि जो लोग आपके कानों में जहर डाल रहे हैं या पाकिस्तान को पुरतशद्दुद देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। छोटा सा वाकया एक आपको जाते हुए बताता चलो, आज प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे, मैं वहां गया हुआ था वोट पोल करने के लिए। तो पक्का पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, हम लोग तो ऐसे ना कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, इन्होंने तो बर्दाश्त खत्म कर दिया मार्केट से जो है। तो उनका नाम है मतलब जीडी साहब हम उन्हें कहते हैं, गुलामुद्दीन साहब, वो पक्के सपोर्टर हैं। मुझे वो बैठ के कह रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं ना, इन्होंने हमें मरवा दिया है और इनकी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहा। किस्सा मुख्तसर सिर्फ इतना है, मोहब्बत कीजिए, लेकिन सबसे पहले मुल्क, उसके बाद कुछ और। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।